हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारा SC/ST एक्ट है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, एक एक धारा को देखेंगे और इसके कुछ प्रावधान जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। इसके बाद दूसरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। उसकी भी एक एक धारा को देखेंगे। अब जितने भी एक्ट आ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि जो आपके मूल विधि में BNS BNSS के अलावा अन्य टॉपिक भी हैं, उनमें भी एक्टों का वर्णन है। लेकिन जो छोटे एक्ट होंगे उसमें दो को क्लब करके एक क्लास आ जाएगी, और जो थोड़े बड़े रहेंगे, जैसे नेक्स्ट आपका जो क्लास आएगा वो आ जाएगा आपका वन्यजीव अधिनियम अधिनियम पर। वो थोड़ा बड़ा है तो एक सिंगल क्लास आ जाएगी। इसके बाद उसकी जो अगली क्लास आएगी आपकी, वो आएगी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पर। वो भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उस पर भी एक क्लास आएगी। और ये सारे आज की क्लास और नेक्स्ट दो क्लासेज आप लोगों की लगातार आ जाएंगी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर इतने अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस इसमें जो संशोधन भी हुए हैं ना, जैसे ह्यूमन राइट एक्ट है जो आपका, उसमें कुछ संशोधन हुए हैं 2019 में, तो वो संशोधन भी हमने शामिल कर दिए जिससे पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था। ये समझ लो कि इतना कठोर कानून आपका संविधान में भी नहीं है। संविधान का अगर अनुच्छेद 17 आप पढ़ोगे तो वो क्या है, अस्पृश्यता का सभी रूपों में अंत। मतलब उसमें इफ एंड बट नहीं लगाया है। बाकी जो अगर आप मूल अधिकार पढ़ोगे ना, इफ एंड बट लगाया है, कुछ अपवाद है। ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इफ एंड बट है ही नहीं। अस्पृश्यता का सभी रूपों में अंत की बात की गई। फिर इसी को लागू करने के लिए 1955 में सरकार लेके आई सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें थोड़ा सा मतलब उतना कठोर नहीं था। फिर आया 1989 में आपका SC/ST एक्ट। बिल्कुल उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारा पीढ़ीगत चीजें चली आ रही हैं बहुत प्राचीन काल से, अस्पृश्यता बिल्कुल भी अमानवीय चीज है, इसका अंत होने के लिए ही ये सारा काम हुआ है। इसके बाद समय के साथ इसमें संशोधन हुआ, इसे और कठोर बना दिया गया। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे क्या क्या है इसके प्रावधान। और जब आप SI के लिए जा रहे हो तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कुछ प्रावधान तो ऐसे भी हैं कि जो लोक सेवक है, सपोज करो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए और जो उसके कर्तव्य हैं, अगर उसने शिकायत दर्ज नहीं की तो उसको भी 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने जा रहे हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसी को लागू, अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए ही क्या है ये अधिनियम आया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 11 सितंबर 1989 को। प्रवृत्त होना, लागू होना तब होता है जब उसको गजट में, सरकारी गजट जो होता है भारत सरकार का अलग होता है, राज्यों का अलग होता है, उसमें प्रकाशित कर देते हैं। उसमें वो डेट डाल देते हैं कि ये अधिनियम इस तारीख से लागू होगा। तो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। अक्टूबर 2019, चूंकि जब ये लागू हुआ था, पहले कोई भी कानून बनते थे ना J&K पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, जब तक कि वहां की विधानसभा पारित ना कर दे। विधान परिषद भी थी वहां पर तो। ठीक है, लेकिन फिर 2019 में हट गई आपकी धारा 370, तो यहाँ पर भी ये लागू हो गया। तो 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। उद्देश्य क्या थे, SC/ST पर अत्याचारों का निवारण करना, विचारण ट्रायल हेतु विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास का कार्य करना पीड़ितों के लिए। आगे चलते हैं। धारा, जैसा कि शुरुआत में आप लोगों को बता दिया है, अध्याय 1 धारा 1, जितने भी एक्ट आ रहे हैं सब में क्या रहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और कब से प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ जब से लागू हुआ, विस्तार इसका कब से होगा, कहाँ पे होगा, तो पूरे भारत में। संक्षिप्त नाम क्या है, SC/ST एक्ट है ना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इसका नाम है। परिभाषाएं धारा 2 में सब में परिभाषाएं दी रहती हैं, तो यहाँ पर भी परिभाषाएं। 2 में अत्याचार की परिभाषा है, 2 में संहिता की परिभाषा है। 2 इंपॉर्टेंट है कि SC/ST की परिभाषा वही होगी जो संविधान के अनुच्छेद 366 में SC/ST अनुसूचित, मतलब अनुसूची, राष्ट्रपति अनुसूची जारी करता है और राष्ट्रपति ने जिसे अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया वही रहते हैं इस लिस्ट में। तो इसमें बोल दिया कि जो अनुच्छेद 366 में दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 2 विशेष न्यायालय की परिभाषा है, और ऐसे विशेष न्यायालय जो SC/ST एक्ट से संबंधित मुकदमे ही सुनते हैं
और उनकी स्थापना क्या है, इसी एक्ट की धारा 14 से होती है। आगे पढ़ोगे आप लोग। धारा 3 इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। इसमें किन लोगों के लिए दंड है, जो भी व्यक्ति SC ST समुदाय से नहीं है और अगर वो इस कानून के तहत कोई भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर ये एक्ट लग जाएगा, कोई भी हो, बाकी किसी और कैटेगरी का हो। तो पहली चीज ये समझ लो, बहुत से ऐसे काम हैं जो इसमें अपराध घोषित कर दिए। जैसे किसी को अगर जाति सूचक आप गाली दे रहे हो, जाति सूचक उससे बुला रहे हो, अपमानित करने के पर्पज से किसी की जाति का नाम ले रहे हो, तो भी ये एक्ट लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा किसी से को मजबूर कर रहे हो मैला ढोने के लिए, किसी को कहीं जाने नहीं दे रहे हो, पब्लिक प्लेस पर रोक रहे हो, यहाँ तक कि उस समाज का बहिष्कार कर रहे हो, उनके महापुरुषों का अपमान कर रहे हो, तो भी आप पर SC ST एक्ट लग सकता है, मतलब किसी पर भी लग सकता है। ठीक है, जो SC ST समुदाय का नहीं है। तो ये आपके धारा 3 में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। आगे चल के इसमें 2015 में मोदी गवर्नमेंट एक संशोधन लेके आई थी और इसको और कठोर बना दिया था। तो जो संशोधन में जो नई चीज़ें ऐड ऑन की गई थी वो हम आपको आगे बताएंगे। धारा 4 क्या है, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। देखो, ऐसा किसी कानून में नहीं है, BNS में है आपका, लेकिन BNS में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लोप कर रहा है अपनी चीज़ों का, ठीक है, लोप कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है, उसका लोप कर रहा है, तो वहाँ सजा का प्रावधान है, लेकिन वो प्रूव करना होता है, उसमें चीज़ें बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई SC ST समुदाय का व्यक्ति और अपनी शिकायत लेके गया और फिर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और उसके रीजन वैलिड हैं, तो फिर उस अधिकारी को भी जेल हो जाएगी। ठीक है। तो कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, कोई लोक सेवक यदि इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो 6 माह से 1 साल, ये भी टर्म याद रखना, कितने समय तक जेल हो सकती है, लेकिन उसी को जो SC ST समुदाय का सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। धारा 5 क्या है, कोई व्यक्ति जिसने पहले एक बार जुर्म कर दिया और दोषी भी है, इसके बाद दोबारा जुर्म कर रहा है, तो फिर उसको वर्धित दंड मिलेगा और 1 वर्ष से कम नहीं होगा। वैसे नॉर्मली सजा 6 वर्ष से 5 साल तक की होती है, पहली बार अगर कर दिया तो। ठीक है, 6 माह से 5 साल तक। ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर वो रिपीट कर रहा है तो फिर 1 वर्ष से, और फिर जितनी हो सकती है मैक्सिमम उतनी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी फिर। धारा 7 क्या है, अपराध में अगर ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है और उस अपराध करते समय जो संपत्ति शामिल है तो उसको जब्त भी हो सकती है, सरकार उसको जब्त कर लेगी। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ तक कि SC ST की ज़मीन पर अगर कब्जा कर लिया है, उनको जाने नहीं दे रहे हो, कुछ भी आपका मामला हो, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं कि जो व्यक्ति प्रूव भी नहीं कर सकता है उस पर भी ये एक्ट लग सकता है, इतना मजबूत कानून है। ठीक है। धारा 10, ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। मीन्स ऐसा कोई दबंग व्यक्ति है, अब प्रशासन को लगता है ऐसा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या जिला मजिस्ट्रेट को, कि ये व्यक्ति क्या है, अपराध कर सकता है, तो उसको वहां से हटाया जाना, उस क्षेत्र विशेष से ही हटाया जाएगा उसको। फिर धारा 14, इस एक्ट को लागू कराने या इस एक्ट से संबंधित मुकदमे सुनने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है, राज्य सरकार करता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से करता है। और क्या करेगा, जो जिले का सेशन न्यायालय है उसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर देगा, जिसमें कि SC ST एक्ट से संबंधित मामले सुने जाएंगे। धारा 15 किससे संबंधित है, विशेष लोक अभियोजक, यानी कि सरकारी वकील से, जो कि विशेष होगा, इसी एक्ट के मामले सुनेगा, पैरवी करेगा। अगला धारा 20, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इस एक्ट का अन्य जो कोई भी कानून हो अगर वो दोनों में टकराव हो रहा है तो ये उन पर प्रभावी होगा। अधिनियम 21 मतलब धारा 21, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कर्तव्य किसका है, सरकार का कर्तव्य है। और सरकार इसमें क्या क्या कर सकती है, विधिक सहायता, फ्री में वकील प्रोवाइड करा सकती है, यात्रा भत्ता दे सकती है, रहन सहन भरण पोषण दे सकती है जो भी पीड़ित है उसको, और सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुद्धार कर सकती है। और इसी के लिए सरकार क्या है, जो भी इससे पीड़ित होता है उनको सरकार पैसा भी देती, मुआवजा, है ना। हालांकि इसका मिसयूज बहुत होता है, अभी रिपोर्ट आई थी नॉर्मली कि 88% जो केस होते हैं वो प्रूव नहीं होते हैं, दोषी नहीं ठहराए जाते हैं, रद्द हो जाते हैं क्योंकि वो गलत केस होते हैं। ठीक है। तो एक सोच तो अच्छी है इसको बनाने की, कि जो बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, है ना, जो वंचित रहे हैं तबके,
उनके साथ अन्याय ना हो। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे आए थे कि कुछ लोग मुआवजे के लिए मिसयूज करते हैं, तो मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। कुल धाराएं 23 हैं। इससे पहले क्या लागू था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू था। और फैक्ट जान लेते हैं, 2015 में इसमें संशोधन किया गया, और जो संशोधन किए गए वो 2016 में लागू हुए। हालांकि संशोधन क्यों किए गए थे मैं बताता हूँ। जस्टिस यू ललित और एक और थे जस्टिस, दोनों जस्टिस ने क्या किया कि देखा कि ये दो कानून ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, एक SC/ST एक्ट और दूसरा दहेज, दहेज और घरेलू हिंसा वाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये तभी आपके मुकदमे दायर होंगे जब DSP स्तर का अधिकारी अपने स्तर से जांच कर लेगा और फिर वो पाता है कि हाँ कुछ तथ्य हैं, तभी आपकी FIR दर्ज होगी। फिर देश में इसके खिलाफ माहौल बना और मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो चीज़ पलट दी और कानून को और कठोर कर दिया। पहले 20-21 ऐसी चीज़ें थी जिन आधार पे लग सकता था, उन्होंने डबल कर दी चीज़ें। तो एक कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की, वो बताता हूँ मैं कि ये संशोधन लागू कब हुए? 2016 में, 26 जनवरी 2016 को लागू हुए। परिवर्तन की डेट बताई थी कि ये कानून जब बना था तो लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1990। एक धारा 2 इयां, इससे संबंधित समझ लो, विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा धारा 2 इयां में दी है। अब 2015 में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए थे जो नए थे, कि अगर इस समुदाय का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करते हो तो जो लोग करते हैं पूरे के पूरे लोगों पर ये लगाया जा सकता है, या धमकी भी देते हो तो भी लग जाएगा। मैला ढोने, पशु या मानव शव उठाने के लिए किसी को बाध्य करते हो तो भी लग जाएगा। जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना तो भी लग जाएगा। सम्मानित एवं दिवंगत SC/ST के व्यक्ति का अपमान करना, यानी कि इस समाज के जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं या जो दिवंगत हो गए हैं उनका अगर कोई अपमान करता है तो लग जाएगा। इस समुदाय के बीच में द्वेष को बढ़ावा देना तो भी लग जाएगा। मंदिर में एक देवदासी प्रथाएं चलती है, ठीक है, तो देवदासी प्रथा के रूप में SC/ST महिलाओं को समर्पित करने की अगर प्रथा कोई अपना रहा है तो लग जाएगा। धार्मिक, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्थान में प्रवेश में रोकना, SC/ST समुदाय के व्यक्ति को अगर रोकते हो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर तो लग सकता है। सिर तथा मूछ का मुंडन कराना तो भी लग जाएगा। ये सारी चीजें ऐड ऑन की गई। यहां से क्वेश्चन आते हैं। किसी जाति को SC/ST किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आ जाते हैं अगले अधिनियम पर। अगला अधिनियम है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। SC/ST एक्ट की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यही 3 पेज में आ गई हैं, इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, बाद में जब आप लोगों की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, ध्यान रखो, अब आप लोगों का मुश्किल से 12 दिन और लगेंगे, 10-12 दिन। ये सारे टॉपिक, मूल विधि आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी विद GS, मूल विधि GS, तो ये आपका 100 नंबर समाप्त हो जाएगा। फिर हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी, हिंदी के जैसे 10 से 15 टॉपिक समाप्त हुए तो फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस आपकी, डेली रिवीजन और प्रैक्टिस का एक प्रोग्राम बना देंगे। तो रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए आएंगे। तो कुछ अगर क्वेश्चंस अगर इधर उधर से बनते भी है ना, वो आपके सामने से इतनी बार गुजर जाएंगे। और अभी शुरुआत में जब आप देख रहे हो ना कि इतनी धाराएं हो गई हैं, कैसे याद होगा, घबराना नहीं, बस धीमे धीमे पढ़ते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार चीज़ें सामने गुजरेंगी, हर एक चीज़ याद हो जाएगी। बस प्रोसेस वही है कि डेली का अपना काम करते रहो। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बैकग्राउंड में चलते हैं तो मैंने बताया था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति फिर लोगों ने इसको सीरियसली लिया और काम करना शुरू किया अपने अपने देशों में। तो एक तो इसको लागू कराना था 1972 के जो सम्मेलन है, इसके जो भी समझौते हुए थे उसको। फिर इसी को आगे बढ़ते हुए 1974 में क्या आया, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, और इसी के तहत स्थापना हुई थी CPCB की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया और CPCB को इसके तहत भी क्या है, अधिकार दे दिए गए। फिर एक घटना घटित हो गई भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी, 20,000 के लगभग और ज़्यादा ही लोग मर गए थे। ठीक, जब ये सारी चीज़ें हुई तो देश में कड़े पर्यावरण कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 23 मई 1986 को, लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। कुल 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। संविधान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है,
यह संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। ये 253 क्या है? कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू कराने के लिए संसद की कानून बनाने की शक्ति। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता लागू कराना है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और इसी को लागू कराने के लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो 2002 का है वो भी 253 के तहत ही बना है। ठीक है। और इसे छाता विधान कहते हैं। छाता विधान मतलब अम्ब्रेला। अम्ब्रेला विधान वहाँ उस विधान को बोला जाता है जब उसी टाइप की सारी योजनाएं या सारे कानून उसके अंतर्गत आ जाएं। तो जैसे पहले था जल वाला, वायु, ध्वनि, फिर सब इसके अंतर्गत आ गए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के। तो छाता विधान हो गया। धारा एक वही है, सिंपल रिपीट है, नाम, विस्तार, प्रारंभ, और चूंकि अब ये पूरे भारत पर विस्तार है इसका। परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं वही लिख दी। धारा 2 में परिभाषाएं सारे अधिनियमों में चली आ रही तो यहाँ पर भी है। 2 का पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएगा? जल, भूमि, हवा, मानवीय प्राणी, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति उनकी, ठीक है, तथा उनके बीच अंतर संबंध, ये सब क्या आएगा? पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। धारा 2 ख में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा। प्रदूषक की बात हो रही, स्रोत की बात, जो हानि पहुंचाए, जो भी पर्यावरण को हानि पहुंचाए। ठीक है। जो शुद्ध रूप में पर्यावरण है उसको अगर जो भी चीज हानि पहुंचाती है वो प्रदूषक कहलाती है, और अगर उसको हानि पहुंच रही है तो वो प्रदूषण कहलाता है। तो 2 गा में पर्यावरण प्रदूषण है, यानी उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन मतलब प्रदूषण, और जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो वो प्रदूषक। धारा 3 देख लेते हैं। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियां। केंद्र को शक्तियां दी गई हैं और इसी शक्ति का उपयोग करके केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की। 18 अक्टूबर 2010 इसकी डेट भी पूछी जाती है, एनजीटी की स्थापना कब हुई। धारा 5A या 5 का बोल सकते हो, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील की जा सकती है। धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बना सकेगी। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्तियां अधिकारियों की। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकारी होते हैं उनकी कहीं पर प्रवेश करने, निरीक्षण करने की शक्तियां हैं, क्योंकि ये अधिनियम आपका केवल लोगों पर या ऐसे नॉर्मली लागू नहीं होता, ये कंपनियों पर, इंडस्ट्री पर, हर जगह लागू होता है। धारा 12 क्या है? पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं केंद्र सरकार स्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखना, पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं। धारा 16 क्या है? कंपनियों द्वारा अगर अपराध होता है तो उससे संबंधित है, और उसमें कंपनी का जो भार साधक अधिकारी होगा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे बोलते हैं, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये पूछा जाएगा कि किसके खिलाफ एफआईआर होगी। तो जो भार साधक अधिकारी होगा या जो भी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी होगी, है ना, वो होगा। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र सरकार की। यहां पर आपका ए एक्ट समाप्त हो गया। कुछ और जानकारी ले लो। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बता ही दिया, 1981 में लागू हुआ है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 29 मार्च 1981 को और लागू हुआ था 16 मई 1981 को। कुछ केस हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाद 1985, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद 21 जो है ना उसका बहुत विस्तार कर दिया, तो उन्होंने बोला कि प्रदूषण रहित जल एवं वायु का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर अगला एक्ट था आपका, यानी कि अगला क्या, ये तो पहले सबसे पहले यही आया था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, और इसी के तहत सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 23 मार्च 1974 को। अनुच्छेद 48A, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डीपीएसपी वाला है ना। इसमें क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करने की बात की गई। फिर एक वाद आया था एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाद। इसमें बोला गया था, कोर्ट ने बोला कि जो स्कूलों का करिकुलम है ना, सिलेबस है, उसमें आधा घंटा कम से कम पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उसी से संबंधित है, ध्यान। फिर एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986 के बारे में और जान लेते हैं। एक दो धाराएं जो आपकी बीच में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। धारा 11 है केंद्र सरकार द्वारा नमूना लेने की शक्ति, और धारा 15 है नियमों, आदेशों, निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान है।
और दंड कितना हो सकता है? 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना। दंड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसे बोला जाता है नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है ये। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण किसका विषय है? केंद्रीय सूची का विषय है, केंद्र का। वन एवं वन्यजीव संरक्षण आपका संवर्ती सूची का है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण किसका है? केंद्रीय सूची का विषय। जीवों के कुछ अवधारणाएं हैं, वो जान लो, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, किसने बोला? एफ फिटिंग ने। और पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। यहाँ पर आपकी एक क्लास समाप्त होती है। बाकी आप लोग अगर क्लास कर रहे हो, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो बिल्कुल जिस भी पर्सन को तैयारी करनी है उसके पास जरूर ये चीज़ पहुँचाएं, उसे बताएं कि यहाँ बैच चल रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। और बैच ज्वाइन करने का वही सिंपल तरीका है, जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो बैच मिल जाएगा, और वहीं से आप परचेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।